अक्सर उम्मीदवार इन आंकड़ों और अनुच्छेदों में उलझ जाते हैं। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन डॉट्स को कनेक्ट करें। चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम, ये हमेशा से तो ये नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 24 जनवरी 1950 से पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस या संयुक्त प्रांत कहते थे। और इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये तो एक सीधा तथ्य हुआ, पर मुझे ये समझना है कि सिर्फ नाम बदलना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 1950 में नाम का बदलना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी। अच्छा। ये औपनिवेशिक पहचान को त्याग कर एक नई स्वतंत्र भारतीय राज्य की पहचान अपनाने का प्रतीक था। यूनाइटेड प्रोविंसेस एक ब्रिटिश नाम था। हाँ, ये तो है। उत्तर प्रदेश नाम अपनाना इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देना था। मतलब ये सिर्फ नाम नहीं, एक नई शुरुआत थी। और इसी पहचान के सफर में एक और बड़ी तारीख आती है जिसने राज्य का नक्शा ही बदल दिया। आप 9 नवंबर 2000 की बात कर रही हैं? जी, राज्य का पुनर्गठन। हाँ, उस दिन उत्तर प्रदेश के उत्तरी पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया, जिसे हम अब उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। लेकिन ये पुनर्गठन जरूरी क्यों हुआ? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला, भौगोलिक और सांस्कृतिक भिन्नता। मतलब पहाड़ों की जरूरतें अलग थीं। बिल्कुल। पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याएं, उनकी जरूरतें मैदानी इलाकों से बहुत अलग थीं। और दूसरा, प्रशासनिक पहुंच। लखनऊ में बैठकर दूर दराज के गांवों की समस्याओं को सुलझाना मुश्किल हो रहा था। समझ गई। तो ये 2 तारीखें 24 जनवरी 1950 और 9 नवंबर 2000 राज्य के जन्म और विकास की 2 अहम कड़ियां हैं। एकदम। ये बहुत साफ हो गया। अब इतिहास से निकलकर वर्तमान की संरचना पर आते हैं, जहां से सबसे ज्यादा संख्यात्मक प्रश्न बनते हैं। हाँ, आंकड़ों पर। हमारे स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। लेकिन असली शक्ति तो सीटों के बंटवारे में दिखती है। लोकसभा की 80 सीटें। 80। ये आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये भारतीय राजनीति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। वो जो पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, वो कोई मुहावरा नहीं है। वो इन 80 सीटों का गणित है। बिल्कुल, वो इन्हीं 80 सीटों का गणित है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। 2014 के आम चुनाव को याद कीजिए। एक पार्टी ने अकेले उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें जीती। हाँ। उस एक राज्य के प्रदर्शन ने ही उन्हें लोकसभा में बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब पहुंचा दिया था। अच्छा। ये है इन 80 सीटों की ताकत। ये किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय भाग्य तय कर सकती है। वाकई, ये परिप्रेक्ष्य इन संख्याओं को बिल्कुल नया मतलब देता है। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में 31 सीटें हैं और राज्य की अपनी राजनीति पर आए तो विधानसभा की 403 सीटें। 403 विधायक, ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है। हाँ। 403 सीटों का मतलब है कि यहाँ की राजनीति बहुत ज्यादा जटिल और विविध है। सरकार बनाने के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन बनाना पड़ता है। और विधान परिषद की 100 सीटें। जी, और 100 सीटों वाली विधान परिषद इसे उन चुनिंदा राज्यों में शामिल करती है जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। चलिए, तो फिर इसी पर आगे बढ़ते हैं। हमने संरचना देख ली, अब इसे चलाने वाले लोगों यानी कार्यपालिका की बात करते हैं। शुरुआत राज्यपाल से। ठीक है। हमारे स्रोत बताते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 साल के लिए करते हैं और वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ये संवैधानिक प्रमुख शब्द का असल में मतलब क्या है? देखिए, संवैधानिक प्रमुख का मतलब है कि राज्य के सभी कार्यकारी फैसले औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब सारे सरकारी आदेश उनके नाम से निकलते हैं। हाँ, लेकिन वे ये फैसले अपनी मर्जी से नहीं लेते। वे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो असल में वे नाम मात्र के प्रमुख हैं। और वास्तविक शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होती हैं। बिल्कुल। तो फिर उनकी भूमिका क्या सिर्फ औपचारिक है या उनके पास कुछ वास्तविक शक्तियां भी हैं? स्रोतों में अनुच्छेद 213 का जिक्र बार बार आता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जी, ये क्या है? ये राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। मान लीजिए विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और किसी विषय पर तुरंत कानून बनाने की जरूरत है। ठीक है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसका प्रभाव बिल्कुल एक कानून जैसा ही होता है। और वो कब तक लागू रहता है? जब विधानसभा की बैठक दोबारा होती है तो उस अध्यादेश को 6 हफ्तों के भीतर सदन से पारित करवाना जरूरी होता है, वरना वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हुए नाम मात्र के प्रमुख। अब आते हैं वास्तविक प्रमुख, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। जी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं
जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन यहाँ एक सिद्धांत का जिक्र आता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका क्या मतलब है? सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय लोकतंत्र की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम के रूप में काम करती है। एक टीम की तरह? हाँ, और वे अपने सभी कामों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसे सरल शब्दों में समझें तो सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। मतलब अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये हो गई कार्यपालिका। अब कानूनों की बात करते हैं जो विधायिका बनाती है। आपने बताया था कि यूपी में ये 2 हिस्सों में बटी है। हाँ, उत्तर प्रदेश उन 6 राज्यों में से एक है जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। जी, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? जब 403 सदस्यों वाली एक विधानसभा है ही, तो फिर 100 सदस्यों वाले एक और सदन की क्या आवश्यकता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। विधान परिषद को उच्च सदन भी कहते हैं और इसके होने के पीछे 2 मुख्य विचार हैं। पहला, यह कानूनों पर दोबारा विचार करने का एक मंच देता है। एक तरह का चेक। हाँ, एक तरह का चेक। कई बार विधानसभा बहुमत के चलते जल्दबाजी में कोई कानून पास कर सकती है। विधान परिषद उस पर एक ब्रेक का काम करती है। और दूसरा कारण? दूसरा, विधान परिषद में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ आते हैं। कुछ शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, कुछ स्नातकों द्वारा, कुछ को राज्यपाल मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का थिंक टैंक भी है। और स्रोतों में एक बात साफ लिखी है कि विधानसभा तो 5 साल के लिए होती है, पर विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसका क्या मतलब है? स्थायी सदन का मतलब है कि ये कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती, विधानसभा की तरह। ये कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके सभी 100 सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते। नियम यह है कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। बिल्कुल, इस तरह सदन हमेशा क्रियाशील रहता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर अक्सर प्रश्न बनते हैं। अब शासन के तीसरे स्तंभ यानी न्यायपालिका पर आते हैं। हाँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, जी, भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक। इसकी मुख्य पीठ प्रयागराज में और एक खंडपीठ लखनऊ में है। जी, लेकिन एक तथ्य जो ध्यान खींचता है वो ये है कि ये जजों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। हाँ, और ये तथ्य सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या को दिखाता है। अच्छा, ज्यादा आबादी का मतलब है ज्यादा विवाद और ज्यादा मुकदमे। इतने बड़े राज्य में न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए एक बड़े न्यायिक ढांचे की जरूरत होती है। न्यायपालिका के बाद शासन की सबसे जमीनी इकाई पर आते हैं स्थानीय स्वशासन। जी, यहाँ 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों का जिक्र हर जगह मिलता है। और मिलना भी चाहिए। ये भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में मील के पत्थर हैं। क्या आप सरल भाषा में बता सकते हैं कि इन संशोधनों ने क्या बदला? जरूर। 73वें संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। बिल्कुल। इस संशोधन से पहले भी पंचायतें थीं, लेकिन उनके चुनाव नियमित नहीं होते थे और उनके पास असल शक्तियां नहीं होती थीं। और 74वां संशोधन? 74वां संशोधन ठीक यही काम शहरी क्षेत्रों के लिए करता है। इसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें। संक्षेप में इन 2 संशोधनों ने सत्ता को लखनऊ और दिल्ली से निकालकर गांवों और मोहल्ले तक पहुंचाया। परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है कि 73वां किससे संबंधित है और 74वां किससे। अब कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाओं और व्यक्तित्वों पर नजर डालते हैं जो अक्सर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का हिस्सा बनते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1968 में। और ये क्यों जरूरी है? ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों का क्रम भी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नामों की सूची नहीं है। ये यूपी की राजनीति के बदलते दौर को दिखाता है। बिल्कुल। जैसे कि प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। बिल्कुल। ये तो एक क्लासिक प्रश्न है। हाँ। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सही बात है। और यह तथ्य इसे राष्ट्रीय महत्व का बना देता है। इसी तरह पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में मायावती का नाम आता है। और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी, ये पूरी श्रृंखला पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ तक यूपी की सामाजिक और राजनीतिक यात्रा को दर्शाती है।
और राष्ट्रीय राजनीति पर यूपी के प्रभाव का एक और सबूत, भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री इसी राज्य ने दिए हैं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सूची बहुत लंबी है। और ये फिर से हमें उसी 80 लोकसभा सीटों वाली बात पर वापस लाता है। बिल्कुल, जब आपके राज्य में इतनी सीटें हों तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े नेता यहीं से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करेंगे। ठीक है, हमने बहुत सारी जानकारी को कवर कर लिया है। अब अगर हम इसे परीक्षा से ठीक पहले के रिवीजन के लिए समेटना चाहें तो वो कौन से सबसे जरूरी तथ्य हैं? ये एक बहुत अच्छा अभ्यास होगा। चलिए एक तेज रैपिड फायर करते हैं। जरूर। राज्य दिवस 24 जनवरी, राज्य का पुनर्गठन 9 नवंबर 2000, लोकसभा सीटें 80, विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद सीटें 100, उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 इलाहाबाद, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पंचायती राज से जुड़ा संशोधन 73वां, नगर निकायों से जुड़ा संशोधन 74वां, और राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213। शानदार। ये सूची तो लगभग 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार है। हाँ, अगर किसी को सिर्फ इतना भी याद है तो वे कई सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो आज हमने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और संवैधानिक मशीनरी के हर पुर्जे को खोल कर देखा, उसके इतिहास से लेकर उसकी वर्तमान संरचना तक। जी, हमने तथ्यों और आंकड़ों को समझा, लेकिन मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने चर्चा की कि 80 लोकसभा सीटें या 430 विधानसभा सीटें राजनीति को कैसे प्रभावित करती हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि ये विशाल राजनीतिक संरचना जमीनी स्तर पर एक आम नागरिक के जीवन को कैसे छूती है। क्या एक बड़ा राज्य होना विकास के लिए एक अवसर है या एक चुनौती? इन